नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सल्तनत कालीन भूमि के बारे में कि सल्तनत कालीन भूमि कितने प्रकार की थी, सल्तनत काल में जनता से कौन कौन से कर वसूले जाते थे और सल्तनत कालीन में जो भूमि थी उसमें किस हिसाब से भू राजस्व लिया जाता था। तो इन तीन चीज़ों पर आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं सल्तनत कालीन भूमि के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम सल्तनत कालीन भूमि के बारे में बात करें तो सल्तनत काल में मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार की भूमियाँ थीं। जो पहली भूमि होती थी उसको हम कहते हैं खालसा भूमि। जो पहली भूमि होती थी उसको हम खालसा भूमि कहते हैं और यह जो भूमि होती थी ये राज्य की भूमि होती थी, है ना। और यहाँ से जो आय प्राप्त होता था वह सीधे सुल्तान के खाते में जाता था, ठीक है। तो खालसा भूमि को आप कह सकते हैं कि खालसा भूमि सुल्तान की भूमि होती थी। यहाँ से जो इनकम होता था उस पर सीधा नियंत्रण जो है सुल्तान का होता था। दूसरा भूमि जो होता था उसको हम कहते हैं इक्ता भूमि, है ना। इक्ता भूमि, इक्ता मतलब क्या होता है, ज़मीन का टुकड़ा, है ना। तो आप देखेंगे वेतन के बदले सैनिक अथवा असैनिक, सैनिक अथवा असैनिक अधिकारियों को दिया गया भूमि, अधिकारियों को दिया गया भूमि जो होता था वह कौन सी भूमि होती थी, इक्ता भूमि। जैसे मैं इलाहाबाद बेल्ट हमको दे दिया गया और हमको वेतन नहीं दिया जा रहा है महीने में, तो क्या हम काम करेंगे अपने शासक, अपने सुल्तान के लिए? नहीं ना। लेकिन अगर हमें कहा गया कि मैं इलाहाबाद का भूमि आपको दे रहा हूँ आपके वेतन के बदले, तो वहाँ से जो चीज़ें आप टैक्स के रूप में लेते हैं वहाँ से पहले अपना वेतन निकाल लीजिए और उसके बाद जो चीज़ें बचती है वो मेरे पास भेज दीजिए, तो मुझे इलाहाबाद में शासन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी को कहा गया इक्ता भूमि। तीसरी जो भूमि होती थी उसको कहा गया है मिल्क भूमि, उसे कहा गया है मिल्क भूमि। और अगर हम मिल्क भूमि की बात करें तो यह धार्मिक व्यक्तियों को प्रदान की जाती थी। यह किसको प्रदान की जाती थी? तो यह धार्मिक व्यक्तियों को प्रदान की जाती थी। और यह जो भूमि होती थी मिल्क भूमि, यह कर मुक्त भूमि होती थी। इस पर जो है आप देखेंगे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। इसके बाद जो भूमि थी वो भूमि थी इनाम भूमि, और इनाम भूमि को ही कहा जाता है वक्फ भूमि, है ना। तो चाहे इनाम भूमि कह लीजिए चाहे वक्फ भूमि कह लीजिए, बात एक ही है। और वक्फ भूमि किसे दिया जाता था? तो आप देखेंगे कि वक्फ भूमि उनको दिया जाता था जो कोई इनाम जीतते थे, है ना। तो आप कह सकते हैं इनाम अथवा उपहार में दी गई भूमि को आप क्या कौन सी भूमि कह सकते हैं? इनाम भूमि अथवा वक्फ भूमि। अगर हम बात करेंगे टैक्स की बात करें कि सल्तनत कालीन जो शासक थे वो कैसा टैक्स लेते थे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जजिया। ये जजिया कर जो था वो एक प्रकार से सुरक्षा कर था, है ना। अगर मुसलमानों का मानना था कि अगर आप हमारे राज्य में रह रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी सुरक्षा करें तो आपको सुरक्षा कर देना होगा। चूँकि यह केवल हिंदुओं से लिया जाता था, मुस्लिम से नहीं लिया जाता था, इसीलिए कुछ राइटर इसको कहते हैं कि जजिया धार्मिक कर था, है ना। और यह जो धार्मिक कर होता था वह केवल हिंदुओं से लिया जाता था, यानी कि मुसलमानों से यह कर नहीं लिया जाता था। दूसरा कर जो मुसलमान शासक वसूलते थे उस कर का नाम है ज़कात। और ज़कात तो शुद्ध रूप से आप कह सकते हैं धार्मिक कर था, और यह धार्मिक कर जो लिया जाता था वो मुसलमानों से लिया जाता था।
मुसलमान शासक कहते थे कि जो भी समृद्धशाली मुसलमान है वह अपने कुल आय का 2.5% भाग जो है दान करेगा, और ऐसा अनिवार्य था। अगर आपके पास पैसा है तो उसका 2.5% आप गरीबों में दान करेंगे या सुल्तान को देंगे, वो दान करेगा। तीसरा था खुम्स। खुम्स जो होता था वह लूट का धन होता था, ठीक है। खुम्स जो होता था वह लूट का धन होता था, जिसमें सुल्तान को 1/5 भाग मिलता था। लेकिन बहुत सारे सुल्तान ऐसे हुए हैं जिन्होंने 4/5 भाग भी लिया है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी। वैसे नियम तो ये है कि 1/5 भाग सुल्तान को मिले, लेकिन आप देखेंगे जो पावरफुल सुल्तान हुए हैं उन्होंने लूट के धन से 4/5 भाग लिया है। इसके बाद आप देखेंगे खराज। तो अगर हम खराज की बात करें तो यह भू राजस्व कर था, या कैसा कर था? भू राजस्व कर। और यह जो भू राजस्व कर था हिंदुओं से लिया जाता था, और ये 1/3 भाग लिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जैसा अगर शासक है तो उसने 1/2 भाग भू राजस्व लिया है। इसके बाद देखेंगे एक कर था उस्र। यह भी जो है उस्र कर भी भू राजस्व कर ही था, मगर यह भू राजस्व कर जो है हिंदुओं से ना लेकर के मुस्लिमों से लिया जाता था। और आप देखेंगे यह कुल उपज का जो है 10% लिया जाता था, और किसी किसी किताब में आपको मिल जाएगा कि यह कुल उपज का जो है 6% लिया जाता था। एक कर और लिया जाता था जो खासकर फिरोज शाह तुगलक ने वसूला है, और उस कर का नाम है हक ये सर्व कर। और हक ये सर्व कर जो था वो सिंचाई कर था। वो कैसा कर था दोस्त? वह सिंचाई कर था। और आप देखेंगे कुल उत्पादन का 1/10 भाग जो है फिरोज शाह तुगलक जो है सिंचाई कर लेता है। और अगर आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा शासक है जिसने सबसे ज़्यादा नहर बनवाया है, तो भी आंसर आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक। उसने 5 तो बड़ी बड़ी नहरें बनवाई हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर हम आगे बढ़ें। अब दोस्तों अगला हेडिंग डालना है भू राजस्व की प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली। तो अगर हम बात करें कि सल्तनत काल में जो है कितनी भू राजस्व प्रणाली थी, तो आंसर हो जाएगी 3 प्रकार की जो है भू राजस्व प्रणाली थी। तो भू राजस्व प्रणाली कितने प्रकार की थी? तो आंसर क्या हो सकता है? 3 प्रकार की जो है प्रणाली थी। इसमें जो पहली व्यवस्था है वह है बटाई व्यवस्था। और अगर बात करें कि बटाई व्यवस्था को जो है किसने अपनाया था, तो आप देखेंगे गियासुद्दीन तुगलक। आप देखेंगे गियासुद्दीन तुगलक ने जो है इसको अपनाया था। और इसके साथ साथ एक व्यक्ति और है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। यानी कि गियासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने जो है अब मुख्य रूप से बटाई व्यवस्था को अपनाया था। और अगर बटाई व्यवस्था की बात करें कितने प्रकार का होता है, तो यह 3 प्रकार का जो बटाई व्यवस्था सिस्टम था। पहला जो था वो था खेत बटाई। पहला जो था वो खेत बटाई था। अब खेत बटाई में क्या होता था कि बुआई के बाद, आप देखेंगे बुआई के बाद खेत बांट लिया जाता था। खेत बांट लिया जाता था। जैसे मान लो ये किसी किसान का खेत है ना, तो इसमें बीज बो दिया गया। अब बीज बोने के बाद सुल्तान आ गया, इसको पहले जुताई हो गई, फिर इसके बाद बुआई हो गई, सुल्तान आ गया, तो कहेगा कि 1/3 ये सुल्तान का हो गया और ये जो पोर्शन बचा है वो आपका हो गया। अब जब फसल तैयार होगा तो सुल्तान अपना कटवा लेगा और किसान अपना कटवा लेंगे। तो बुआई के बाद खेत बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खेत बटाई कहते हैं। दूसरा जो था वो था
लंक बटाई। वो क्या था दोस्त? लंक बटाई। आप देखे हैं कि जब फसल की कटाई हो जाती है तो फसल का जो है गट्ठर बनाया जाता है, बांधा जाता है, ऐसे बना के ऐसे बांध दिया जाता है ना। तो गट्ठर का जो बंटवारा होता था उसी को लंक बटाई कहते हैं। और तीसरी जो बटाई होती थी वो थी राशि बटाई। अब राशि बटाई में जो ये गट्ठर है इसकी मड़ाई कर दिया जाएगा, फसल की मड़ाई कर दिया जाएगा। तो जब मड़ाई कर देंगे तो क्या निकलेगा? तो अनाज। तो जो अनाज की बटवाई होती थी, बंटवारा होता था, उसी को राशि बटाई कहें। तो वर्ण बटाई व्यवस्था में 3 प्रकार की बटाई आती है। पहली खेत बटाई, जिसमें बुआई के बाद ही खेत बांट लिया जाता है और अपनी अपनी मड़ाई करके वहाँ से राशि निकाली जाती है। लंक, हाँ, फसल तैयार हो गया, काट लिया गया, गट्ठर बना दिया, उसको बांट लिया गया। तीसरी राशि बटाई, अनाज साफ करके बांट दिया गया। तो आप ये देखिएगा, जो ये तो आपने देखा कि ये तीनों प्रणाली जो है बटाई व्यवस्था के अंतर्गत आती है। दूसरी जो व्यवस्था थी वो थी मसाहत प्रणाली। और मसाहत प्रणाली आप देखेंगे जो है, इसी को कहते हैं भूमि मापन प्रणाली। भूमि मापन प्रणाली। और इसको जो है लागू किया था अपने साम्राज्य में अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मसाहत प्रणाली को लागू करने वाला शासक कौन है, तो आंसर क्या हो सकता है? अलाउद्दीन खिलजी। मसाहत प्रणाली में क्या होता है? भूमि को माप करके उसके हिसाब से लगान निर्धारित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरी व्यवस्था थी वो थी मुक्तई व्यवस्था। वो थी जो है मुक्तई व्यवस्था। मुक्तई व्यवस्था में क्या होता था? इसमें एक तरफ किसान होता था, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है भू राजस्व अधिकारी होता था। दूसरी तरफ आप देखेंगे भू राजस्व अधिकारी होता था। अब आप देखेंगे ये दोनों बैठकर आपसी सहमत करते हैं। आपसी सहमत करते हैं कि मैं इतना जो है भू राजस्व दूंगा। और अगर ये दोनों आपस में मान जाते हैं आपसी सहमत से और उसके हिसाब से राजस्व लेने में वो सफल हो जाता है भू राजस्व अधिकारी, तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं मुक्तई व्यवस्था। तो दोस्तों ये था जो है सल्तनतकालीन भूमि, सल्तनतकालीन टैक्स और सल्तनतकालीन भू राजस्व की विभिन्न प्रणालियाँ। तो मिलते हैं दोस्त अगले चैप्टर में कोई नया टॉपिक लेकर के। थैंक यू सो मच।